हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो बेटा हमारा पहला पाठ है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बेटा इस पाठ के अंतर्गत हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा वो लेक्चर हमारा 5 रहेगा। तो बेटा लेक्चर 5 के अंतर्गत एक हम इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को आज की क्लास में समझेंगे। तो बेटा यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेशन आज की क्लास में आपको समझाना है वो बेटा यहाँ पे हम बोर्ड पर लिख के रखे हुए हैं। वो ये है, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे हमें फार्मूला जो है बेटा हमें सिद्ध करना है। तो बेटा अगर आप पिछली वीडियो बेटा देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। अगर आपको थ्योरी देखना है या न्यूमेरिकल देखना है बेटा किसी भी पाठ के अगर, तो आप बेटा टाइटल वहाँ पे आपको दिया हुआ मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का। तो इस टाइटल के अंतर्गत आपको थ्योरी मिल जाएगी। इसमें थ्योरी से संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाई गई हैं। और अगर बेटा आप न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का, जिसमें बहुत सारी वीडियो बेटा बनाई जा चुकी हैं। आपको उन वीडियो के अंतर्गत आपको जो है न्यूमेरिकलों का जो हल होता है वो आप समझ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो और आज की क्लास में हम लोग जो है यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको शुरुआत में बेटा मैंने बता दिया, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है आज की क्लास में इसको हम लोग निकालेंगे। किस प्रकार से निकाला जाता है कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो नहीं अपलोड करेंगे अपने चैनल पर तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा देखिएगा, जैसा कि बेटा हमारा जो यहाँ पे एक टॉपिक है महत्वपूर्ण, जैसे कि निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक आज की क्लास में निकालना है। अब बेटा ये आएगा कैसे? सबसे पहले जब भी हम लोग फिजिक्स में डेरिवेशन करते हैं तो बेटा हमको पहले चित्र चाहिए होता है। पहले हमको चित्र बनाना होता है और बेटा चित्र बनाने के बाद हमें चित्र के ही अनुसार हमें कुछ थ्योरी लिखनी होती है और फिर चित्र के माध्यम से ही हम उस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम आपके सामने चित्र बनाने जा रहे हैं बोर्ड पर। बेटा बात आती है निरक्षीय। निरक्षीय का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है, बिंदु O से होकर एक रेखा खींचेंगे, वो चाहे आप ऊपर की ओर खींचो चाहे नीचे की ओर खींचो, तो वहां पे हमें एक बिंदु मानना होगा P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा। जैसा कि बेटा इस प्रकार से बेटा देखिएगा, बेटा यहाँ पे ध्यान दो। जैसे बेटा यहाँ पे हमने एक निकाय ले लिया है और यहाँ पे देखिएगा इस निकाय पर विपरीत प्रकृति के बेटा जो आवेश है वो बेटा हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। इधर आपका माइनस क्यू है, इधर बेटा आपका प्लस का क्यू है। ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक। और बेटा यहाँ पे इस निकाय का नाम दे देते हैं B और इधर का जो नाम है वो हमने दे दिया A, यानी प्लस आवेश की ओर हमने A मान लिया और माइनस क्यू आवेश की ओर बेटा हमने B मान लिया। इतना करने के बाद इन दोनों आवेशों के बीच में हमने एक बिंदु ले लिया जिसका नाम दे दिया हमने O, ठीक। अब इस बिंदु O से होकर गुजरती हुई एक बेटा हमने क्या किया, इस पे रेखा खींच दिए और यहाँ पे रेखा खींचने के बाद बेटा देखिएगा, रेखा खींचने के बाद हम यहाँ पे B से खींचेंगे और एक रेखा हम बेटा A से खींचेंगे। यहाँ पे देखिएगा एक प्रकार का हमें त्रिभुज बन जाएगा, यानी बिंदु O से होती हुई एक रेखा खींच दिए और यहाँ पे B से एक रेखा खींचेंगे, A से एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पे बेटा देखिएगा हमको एक बिंदु मिलेगा और उस बिंदु का बेटा हम नाम यहाँ पे क्या दे देते हैं, उस बिंदु का बेटा हमने नाम दे दिया क्या, P, ठीक। और सुनिएगा यहाँ पे ये AB जो है ये एक प्रकार का वैद्युत द्विध्रुव है। इन दोनों के जो बेटा बीच की दूरी होती है वो क्या होती है बेटा, 2L होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है अल्प, वो क्या होती है, 2L होती है। अब बताइए यहाँ पे अगर 2L होती है तो इधर का अलग होगा, इधर का अलग होगा, ये टोटल 2L है तो 1L बेटा 1L आपका इधर हो जाएगा और 1L आपका इधर हो जाएगा।
बताइए, ये बात समझ में आ रही है। निरक्षीय में हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर में एक बिंदु P मान लेते हैं। अब ये चित्र चाहे ऊपर की ओर बनाओ चाहे नीचे की ओर बनाओ, दोनों तरीकों से आप इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। दूसरी चीज बेटा यहाँ पे देखिएगा, जो दूसरी चीज है वो बहुत ही जरूरी है, वो आपको समझनी चाहिए। बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर अगर बेटा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा हमको यहाँ पे क्या मिलेगा वो देखिए। प्लस क्यू के द्वारा जब बेटा P पर निकालोगे तो यहाँ पे हमें प्लस क्यू के द्वारा P पर निकालोगे तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका नाम यहाँ पे डालना होगा क्या बेटा, E1। बताइए, यहाँ पे इसका नाम डालना पड़ेगा इधर बेटा आपको E1। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, E1 लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ रही है। इसी प्रकार अगर माइनस क्यू के द्वारा आप P पर निकालोगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे अगर माइनस क्यू के द्वारा P पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो वो E2 रहेगा और उसकी दिशा क्या होगी, जिस ओर माइनस क्यू आवेश होता है उसी ओर होता है, यानी अंदर की ओर। प्लस क्यू के द्वारा जब P पर निकालोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी, अगर माइनस क्यू के द्वारा P पर निकालोगे तो इसकी जो तीव्रता की जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो बेटा अंदर की ओर होगी, यानी कि इस ओर होगी, नीचे की ओर। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं बेटा E2। क्या नाम दे दिया हमने, E2 नाम दे दिया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज, बहुत ही अहम बात यह है, यहाँ पे AB के समांतर हमने जो है एक रेखा खींच लिए हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक रेखा खींच लिए हैं, और खींचने के बाद बेटा देखिएगा अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल आपका थीटा होगा। कि क्यों होगा वो देखिए, एक ये रेखा है एक ये रेखा है, दोनों रेखाएं समांतर हैं। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी अगर समान होती है उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा एक तिर्यक रेखा काट रही है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कोण हुआ, एकांतर कोण हुआ। तो इसी प्रकार से देखिए एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बात ये समझ में आ रही है। इसी प्रकार से बेटा हम ये भी लिख सकते हैं, अगर ये थीटा होगा तो ये भी बेटा आपका क्या होगा, थीटा होगा। ये बात आपको बेटा चित्र के अंतर्गत आपको बेटा ये बात समझ में आनी चाहिए। बहुत ही बड़ी बात है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बिंदु O से लेकर P के बीच की जो दूरी है वो बेटा हम यहाँ पे स्मॉल r ले लेते हैं। बिना दूरी तय किए हम पहुंचेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बिंदु P ले लिया। ठीक, इतना हो जाने के बाद बेटा चित्र आपका कंप्लीट हुआ इतना। अब इसके आगे की जो बेटा क्रियाकलाप है वो हम आपको बेटा समझाने जा रहे हैं बोर्ड पे। तो देखिएगा अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी का यानी कि इसी चित्र का हम एक चित्र आपके सामने और बना रहे हैं जो कि बहुत ही अहम रहेगा। देखिएगा इसी का चित्र हम बोर्ड पे और बना रहे हैं। अब वो चित्र किस प्रकार का रहने वाला है बेटा ध्यान देंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है बेटा, यहाँ पे देखिएगा एक तो आपके पास इस प्रकार से रेखा खींची हुई है जिसका नाम है E1। बताइए ये बात समझ में आ रही है। एक रेखा बेटा और भी है, वो देखिएगा एक रेखा और भी है इस प्रकार से खींची हुई है, इसका बेटा नाम क्या है, E2। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये E1 है ये E2 है। यहाँ पे एक समांतर रेखा खींचे थे, इधर का एंगल आपका थीटा था, इधर का भी थीटा था, और दूसरी चीज यहाँ पे बिंदु O से P तक की दूरी थी, तो इसको हमने क्या किया, बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद बेटा देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये थी, यहाँ पे बिंदु P है और यहाँ पे आपको हम एक चीज बताने का प्रयास करेंगे, वो बेटा ये है, बेटा यहाँ पे जो E1 है तो E1 के दो घटक होंगे। E1 के बेटा यहाँ पे आपके पास दो घटक होंगे। एक घटक आपका होगा ऊपर की ओर, देखिएगा एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक, एक होगा क्षैतिज घटक। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो बेटा देखिएगा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से ये ब्लैक मार्कर है और ये ब्लू मार्कर है और यहाँ पे आपका E1 है।
है कि नहीं है? तो बताइए ये जो ब्लैक मार्कर है ये कौन सा घटक हुआ? ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर। और बेटा ये जो नीला वाला मार्कर है नीचे की ओर, ये कौन सा घटक हुआ? क्षैतिज घटक। तो यहाँ पे E1 के, अगर E1 को दो घटकों में विभाजित किया जाए तो बेटा उसके दो घटक हैं, एक आपका क्षैतिज है और एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक है। बताइए ये बात आपको समझ में अच्छे से आ रही है? अगर बात समझ में अच्छे से आ रही है तो यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? तो अगर ऊर्ध्वाधर में अगर बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर में बेटा क्या लेते हैं? साइन लेते हैं। ये बात आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी, ऊर्ध्वाधर में साइन लेते हैं तो E1 का एक घटक हो गया E1 साइन थीटा। और सुनिए E1 का जो दूसरा घटक होगा क्षैतिज में, वो बेटा क्या लिया जाएगा? E1 cos थीटा लिया जाएगा। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे E1 के दो घटक हो गए। बताइए बेटा यहाँ पे E1 के दो घटक हो गए, एक हो गया ऊर्ध्वाधर में E1 साइन थीटा, एक आपका क्षैतिज में हो गया E1 cos थीटा। मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज बेटा यहाँ पे अगर हम E2 की बात करते हैं तो बेटा E2 के भी दो घटक होंगे, एक आपका नीचे की ओर है और एक आपका इस ओर है। यानी कहने का मतलब ये है बेटा, अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो बेटा इस प्रकार से देखिए, है यहाँ पे जो ब्लैक वाला मार्कर है वो नीचे की ओर है और ब्लू वाला मार्कर इस साइड की ओर है। तो ब्लैक वाला जो मार्कर है ये जो घटक होगा ये ऊर्ध्वाधर घटक होगा और ये ब्लू वाला मार्कर है ये बेटा घटक कौन सा होगा? ये घटक आपका होगा क्षैतिज। तो बेटा मैंने आपको अभी बताया था ऊर्ध्वाधर में बेटा आप क्या लेते हैं? साइन लेते हैं। यानी आपका हो जाएगा इस बार E2 के दो घटक होंगे, एक होगा E2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर के लिए और एक आपका इसी ओर, यानी E1 का जो घटक क्षैतिज वाला था उसी और आपका यानी E2 का जो क्षैतिज घटक होगा वो बेटा क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा हो जाएगा। बताइए ये बात आपके दिमाग में पहुंच रही है? बताइए यहाँ पे देखिएगा दोनों की डायरेक्शन एक ही होंगी, यानी E1 का जो क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा इस ओर है, E2 का जो क्षैतिज घटक है वो भी बेटा इस ओर ही है, यानी दोनों घटक एक ही दिशा में है। और यहाँ पे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर है, ये दोनों बेटा क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों घटकों की दिशाएं विपरीत है। और यहाँ पे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में बेटा क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। इसलिए आपको बेटा इन दोनों चित्रों को कॉपी पे अच्छे से बनाना होगा। बताइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिना चित्र के आप डेरिवेशन कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चित्र जो है अच्छे से समझ गए होंगे। अब बेटा देखिएगा, अब हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, वो ये है आपको थ्योरी लिखनी होगी। क्योंकि हम जब भी डेरिवेशन आपको करवाते हैं तो बेटा आपको क्या करना होता है? पहले चित्र बनाना होता है, उसके बाद चित्र में जो जो आपने किया है, जो भी चीजें मानी है उनके बारे में आपको बेटा लिखना होता है। तो अब आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले फिजिक्स में एक वर्ड लिखा जाता है माना, क्योंकि हर चीज मानी जाती है इसमें। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? देखिएगा कैसे लिखेंगे। हिंदी कायदे से समझिएगा। क्या लिखेंगे? माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव किसे बोलते हैं? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था। माना AB वैद्युत द्विध्रुव है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है और जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, जिसमें से A सिरे पर +Q आवेश तथा B सिरे पर -Q आवेश स्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L है। बात समझ में आ रही है? थ्योरी को कॉपी पे कंप्लीट करेंगे। फिर देखिए वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अतः इनकी संगत तीव्रताएं E1 व E2 हैं।
इतनी आपको थ्योरी लिखनी है। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हिंदी कॉपी पे अपने आप से लिख लीजिएगा। थोड़ी बहुत बातें अगर छूट भी जाती हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको एग्जाम में फुल मिलेंगे। अब बेटा देखिएगा, हिंदी कंप्लीट हो चुकी। अब हम प्लस क्यू के द्वारा पी पर निकालते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और देखिएगा किस प्रकार से निकलेगा। तो यहां पे हिंदी लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की बेटा क्या लिख देंगे, तीव्रता। ये बात समझ में आ रही है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बिंदु P पर, यहां पे आप लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताइए बात समझ में आई। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू बटे आर स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको प्रूव करवाया है पिछले लेक्चर में। अब सुनिएगा, इसी फार्मूले के बेस पे आपको करना है। तो यहाँ पे E बराबर, तो यहाँ पे प्लस क्यू के द्वारा जब P पर निकालोगे तो E1 का मान निकलेगा। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, E1 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और यहाँ पे Q बटे, यहाँ पे देखिएगा जब ये डेरिवेशन करवाया गया था तो वहां पे बीच की दूरी r मानी गई थी, और जब ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो प्लस क्यू के द्वारा P पर जब निकालोगे तो यहाँ पे दूरी क्या है, दूरी दी नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल लिख देते हैं क्या, AP। प्लस क्यू के द्वारा P पर निकालोगे दूरी क्या लिख देते हैं, AP। तो वहां पे r स्क्वायर हो गया था और यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, AP स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, AP स्क्वायर लिख देंगे। ये बात आपको इतनी समझ में आई। अब देखिएगा बेटा, अब हम लोग बेटा इसके आगे क्या करेंगे, इसी के आगे अब हम लोग माइनस क्यू के द्वारा निकालेंगे। आप चाहो तो बेटा दिशा लिख सकते हो। दिशा क्या होगी, ए से पी की ओर होगी, यानी यहाँ पे ए से पी की दिशा में हम लोगों ने क्या निकाला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने निकाला है। इतना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस चित्र को हम ये वाला पार्ट मिटाना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो है हम इधर फिलहाल लिख देते हैं समझने के लिए, E1 cos थीटा और बेटा E2 cos थीटा। इतना हो गया। अब देखिएगा हम यहां पे ऊपर का इरेज कर देते हैं। देखिए यहां पे हमने क्या किया बेटा, जिससे कि आपको अच्छा दिखाई दे। देखिएगा यहां पे दो घटक हैं, तो हम उन दोनों घटकों को भी इसी चित्र में बनाए दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। एक नीचे होगा, तो यहाँ पे जो बेटा आपका ऊपर वाला घटक है उसका नाम दे दोगे क्या, उसका बेटा आपको नाम देना है E1 sin थीटा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, नीचे वाला जो आपका घटक रहेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा बेटा E2 E2
साइन थीटा। ठीक, इतना तो आप दिमागी हैं ही हैं कि आप समझ जाएंगे। और ये इनके बीच की दूरी क्या थी, आर थी। ओ से पी तक की दूरी क्या थी, आर थी। ठीक, क्योंकि अगर आपका डेरिवेशन का चित्र अगर सही नहीं बना है तो ये गलत चीज है। आपका चित्र जो होना चाहिए वो सही बनना चाहिए। तो देखिएगा, ये इस वाले चित्र को मैंने उसी में यहां पे बना दिया हुआ है। चलिए, कंप्लीट हो गया पूरा चित्र। अब देखिएगा, अब यहां पे E1 का मान निकल चुका है। अब हम लोग E2 का मान निकालेंगे। अब कैसे निकलेगा वो बेटा आप ध्यान दो। यहां पे लिखेंगे इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब देखिएगा बेटा, यहां पे अगर हम लोग मान निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, E2 बराबर, तो आपका बेटा E2 बराबर जो मान आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। E2 बराबर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां पे क्यों बटे, बताइएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। बस देखो, माइनस क्यू के द्वारा जब P पर निकालते हो तो यहां पे दूरी की अगर बात करें तो BP होगा, और प्लस क्यू के द्वारा जब P पर आप निकाल रहे थे तो आपका AP था। तो फिलहाल यहां पे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकाला जा रहा है, तो यहां पे BP दूरी ली जाएगी, तो यहां पे लिखेंगे BP स्क्वायर। अगर बेटा हम दिशा की अगर बात करें तो यहां पे बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस ओर है, P से B की ओर है। तो यहां पे आप दिशा लिख सकते हैं P से B की, यहां पे लिख दीजिए दिशा में। क्या लिख देंगे, दिशा में। यह बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिएगा, हमें E1 का मान मालूम है, E2 का मान मालूम है। अब यहां पे जो एक बहुत बड़ी बात है उसे आपको समझना होगा, और वो है क्या, वो देखिए चित्र के माध्यम से। बेटा AP जो होगा वो BP के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। यानी AP बराबर हम बेटा क्या लिख सकते हैं, BP। क्यों लिख सकते हैं, AP भुजा जो होगी वो BP के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, BP के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, AP स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमको E1 और E2 का मान प्राप्त हो गया। अब यहां पे जो आगे का जो प्रोसेस है वो देखिएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इतना आप कॉपी पे कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये हम सब पूरा इरेज करे दे रहे हैं। ठीक, देखिएगा, ये पूरा हम इरेज करे दे रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे परिणामी निकालेंगे, और परिणामी बेटा निकलेगा कैसे वो आप लोग ध्यान दो। देखिए कैसे, यहाँ पे एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि E1 व E2 के मान परस्पर, चूंकि E1 व E2 के मान परस्पर क्या है बेटा, चूंकि E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं, मान तो बराबर हैं, अतः AB के समांतर घटक, देखिएगा, अतः AB के समांतर घटक, तो यहां पे घटक समांतर जो है, एक घटक आपका है E1 cos थीटा, E1 cos थीटा,
तथा एक आपका घटक हो गया E1 cos थीटा और एक घटक आपका हो गया E2 cos थीटा। एक ही दिशा में, इतनी थ्योरी आपको लिखनी होगी, एक ही दिशा में होने के कारण आपस में बेटा क्या होगा, होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, इस बात को जरा हम अलग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, चूंकि E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं, मान परस्पर बराबर हैं, अतः AB के जो समांतर घटक हैं E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिएगा यहां पे जब बेटा हम आपको चित्र बनवा रहे थे तो यहां पे E1 के दो घटक आए थे, एक ऊर्ध्वाधर में आया हुआ था, एक क्षैतिज में आया हुआ था। तो यहां पे ऊर्ध्वाधर में एक घटक है E1 sin थीटा और एक घटक E2 का है ऊर्ध्वाधर में ही E2 sin थीटा। एक ऊपर है साइन वाला, एक नीचे है। इन दोनों घटकों की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। अगर दिशाएं विपरीत हैं तो यहां पे क्या होगा, एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ऊर्ध्वाधर वाले घटक बेटा निरस्त हो गए, यानी E1 sin थीटा E2 sin थीटा निरस्त हो गया। अब बचा क्या, AB के समांतर घटक दो बचे क्षैतिज में, एक बचा E1 cos थीटा और एक बचा E2 cos थीटा। ये एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी, तब बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी, क्या लिख रहे हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की क्या बेटा निकालेंगे, तीव्रता। क्या निकालेंगे, तीव्रता। बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा यहां पे जब परिणामी लिखोगे तो यहां पे बेटा आपको लिखना पड़ेगा E बराबर E1 cos थीटा और प्लस का बेटा आपको लिखना पड़ेगा E2 cos थीटा। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है। इतना हो जाने के बाद बेटा थ्योरी कंप्लीट करिए, फिर हम आपको इसके आगे लगवाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी अच्छा डेरिवेशन है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले की वीडियो में बेटा हम लोगों ने सीखा था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और आज की क्लास में बेटा हम लोग क्या सीख रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, चलिए अब आगे देखिएगा, यहां पे मान पुट कर देंगे। देखिएगा अब मान आपको किस प्रकार से पुट करना है वो बेटा हम आपको समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। बेटा ये हम मिटा देते हैं, इधर का चित्र तो कंप्लीट ही कर लिया होगा, पूरा नहीं मिटा लेंगे, थोड़ा भी काम लगेगा चित्र का। ठीक, इतना मिटा देते हैं। अब देखिएगा यहां पे देखो E1 के स्थान पर बेटा अभी निकलवाया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के, और यहाँ पे Q बटे आपको निकलवाया गया था AP²। यहाँ पे आपको दे रखे हैं cos थीटा, cos तो है ही है, E1 का मान पुट कर दिया गया, आप समझ पा रहे होंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के, और यहाँ पे बेटा Q बटे यहाँ पे AP² यानी BP आपका था, BP को चेंज करके AP लिखा गया था, तो E1 का मान E2 का मान दोनों मान क्या है, बराबर है। ठीक, सेंटेंस भी आपको लिखवाया गया। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा मैथ यूज होगी, बेटा हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। बेटा अगर 1/4 पाई है, क्योंकि इस क्लास को बायो वाले बच्चे देखेंगे और मैथ वाले देखेंगे, मैथ वाले तो तुरंत समझ जाएंगे, बायो वाले भी तुरंत समझ जाएंगे, तो वही चीज हम समझाने का प्रयास यहाँ पे करने जा रहे हैं। 1/4 पाई
1 बटे अगर 4 पाई है, ये दोनों सेम है, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ोगे तो एक बार लिख के इनके गुणे में आप 2 लिख दो। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 बार हैं, एक ही जैसे हैं, तो एक बार लिखने के बाद गुणे में 2 लिख दो, यानी ये चीज 2 बार है। बताइए, अगर ये समझ में आपको आ गया है तो बेटा हम यहाँ पे ये चीज सेम लिखी हुई है, तो इन दोनों को हम एक बार लिख देंगे, देखिएगा। और यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे बेटा, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 2 से गुणा। क्या कर देंगे? 2 से बेटा गुणा कर देंगे, क्योंकि ये चीज 2 ही बार तो है। और यहाँ पे आपका के चल रहा था, के लगा दीजिए। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब बेटा इसके जो आगे की जो प्रतिक्रिया है वो बेटा ये देखिए, बेटा हमको AP स्क्वायर का मान मालूम होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज के अंदर एक लंब है, और यहाँ पे देखिएगा कि कोण 90 अंश का है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा होगा, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को आप ले लीजिए, चाहे तो इधर का त्रिभुज लो यानी BOP चाहे लो, और चाहे POA ले लो। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं AOP में। जब आप इस त्रिभुज को लोगे तो बेटा आप क्या लगा दोगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस हम इसमें प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस आपका बेटा होता है लंब स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। अब बेटा आप इतना समझ गए होंगे, ये के का मतलब कर्ण हो गया, ए का मतलब आधार हो गया, एल का मतलब लंब हो गया। ये मैंने आपको दोबारा बता दिया है। अब सुनिएगा बेटा, यहाँ पे आप जो त्रिभुज लिए हो AOP, तो इसमें कर्ण कौन है बेटा, कर्ण इसको बोलते हैं। जैसे बेटा हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, तो इसको बोलते हैं बेटा क्या, कर्ण बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा लंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा आधार। ऐसा आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे के का मतलब कर्ण, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, AP। क्या लिख देंगे बेटा, AP। तो बेटा यहाँ पे आप लिख दोगे AP स्क्वायर। दूसरी चीज, अगर A स्क्वायर है तो A का मतलब होता है आधार, तो यहाँ पे आपका L स्क्वायर हो जाएगा। और लंब का मतलब होता है, यहाँ पे R दे रखे हैं तो R स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा यहाँ पे जो AP का मान यानी AP स्क्वायर का मान चाहिए था वो हमें प्राप्त हो चुका है। अगर हम AP की बात करें तो AP का स्क्वायर हटेगा और इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, यानी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आपका हो जाएगा। बताइए, ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे हम लोगों ने AP का मान इस प्रकार से निकाल लिया है। ठीक, अब देखो बेटा, यहां पे जो मैंने अभी लिख के रखा हुआ है बोर्ड पे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 की गुणा हम क्यू से करते हैं, 2q cos थीटा बटे में ये AP स्क्वायर है, तो AP स्क्वायर के स्थान पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बताइए, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं। और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो चल रहा था वही चलने दिया। अब सुनिएगा, अब बेटा यहाँ पे cos थीटा है, तो cos थीटा का मान हम चित्र की सहायता से निकालेंगे। cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। त्रिभुज चाहे आप जो भी लो, तो यहाँ पे AOP में है तो हम AOP में ही लेंगे क्या, cos थीटा। ठीक, यहाँ पे थीटा माना गया था। पहले वाला चित्र मैंने मिटा दिया था, दूसरा वाला चित्र मैंने बना के रखा हुआ है। जगह की थोड़ा दिक्कत है बोर्ड पे, बोर्ड है हमारा छोटा और डेरिवेशन है बड़ा, तो करना ही पड़ेगा। तो बेटा AOP में थीटा दे रखा है, तो cos थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार है यहाँ पे L और कर्ण यहाँ पे क्या है, कर्ण तो आपको मालूम नहीं है,
तो कण बेटा यहाँ पे अभी निकाले हैं, अभी निकाले थे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बताइए निकाले थे कि नहीं निकाले थे? तो यहाँ पे काश का होता है आधार बटे कण फार्मूला, तो यहाँ पे कण भी निकाले थे हम लोग L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर AP का मान। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे बेटा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है? अब यहाँ पे अगर हल करते हैं तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे 2q काश थीटा के स्थान पे आपका L हो जाएगा ऊपर, बटे में तो आपका L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर था ही, ठीक। लेकिन यहाँ पे रूट में हमारा मान लिखा हुआ है, क्योंकि काश के स्थान पे L बटे लिखोगे तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये भी हमने क्या हुआ, ये भी हमने लिख दिया। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब देखिए बेटा, आपको जो हम बताने वाले हैं कैलकुलेशन वो आप सीखिए, इतना कॉपी पे कर लीजिए। इधर का हम क्या करते हैं, मिटाल देते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके आगे कैलकुलेशन देखिएगा बेटा। इसके आपको क्या करना है, इसके बाद एक आपको हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं। एक फार्मूला होता है P बराबर 2QL, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है। दूसरी चीज, एक कैलकुलेशन यहाँ पे हम आपको करके दिखाएंगे। पहले सारे मान लिख दें। K का मान यहाँ पे आपको 1 ले लेना है। क्यों? क्योंकि वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। तो यहाँ पे चूंकि में दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, तो यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2QL के स्थान पे हम P लिख देंगे, बटे में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट लगा दीजिए, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये रूट के अंदर चल रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे नीचे की कैलकुलेशन जरा आपको समझाते हैं कैसे। अगर हम बात करें आपसे, अगर यहाँ पे P हो और यहीं पे इसके गुणे में P के ऊपर रूट लगा हो, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं P की पावर 3/2। कैसे? आप कहोगे सर कैसे लिख सकते हैं, तो सीखिए जरा। किसी भी अक्षर के ऊपर रूट हो या संख्या के ऊपर रूट हो, उसकी पावर आपकी 1/2 होती है। और यहाँ पे इस वाले P के ऊपर हम 1 मान लेंगे, तो ये पूरा है 1 और ये 1/2, और आधार है बराबर और गुणे में लिखी हैं, तो घातें क्या हो गई, जुड़ गई। 1 में 1/2 जोड़ दो। अब 2 1 कम 2 में 1 जोड़ोगे, 2 के ऊपर कितना बनेगा, 3/2। इस प्रकार से अगर रूट में P है और केवल P है तो इसकी हम पावर 3/2 हम कॉपी पे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अभ्यास के लिए अगर C है और रूट में C है तो C की पावर 3/2 हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, इसकी पावर हम 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे बेटा क्या है, रूट में है, तो बताइए C सेम था तो C की पावर 3/2 हो गया। L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये भी दोनों क्या है, एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा P बटे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब पावर क्या लगा देंगे बेटा, पावर क्या लगा देंगे, 3/2 लगा देंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बेटा हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, ना मिटाल देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे हम L को R की अपेक्षा हम नगण्य मान लेंगे, क्योंकि चित्र में L जो था आपका वो बहुत ही सूक्ष्म था और R
काफी आपका बड़ा था तो एल आपका नगण्य हो जाएगा आर की अपेक्षा, ऐसा मेरे चित्र में बनाया हुआ था। तो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एल को आर की तुलना में नगण्य, क्या लिख देंगे, नगण्य माना जा सकता है। अर्थात एक शब्द है अर्थात, यानी एल लेस देन आर, यानी एल छोटा है आर से बहुत। जैसे ये लिखते हैं तो यहां पे बेटा ई का जो मान आएगा, यानी ई बराबर हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे, इस एल के स्थान पे 0 लिख दोगे तो यहाँ पे केवल आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 गुणे आपका 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखिए एल के स्थान पे 0, एल आपका हट गया, 2 गुणे 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको एक फार्मूला प्राप्त होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब। तो ये जो डेरिवेशन जो हम पढ़ा रहे थे आपको, इसमें हमें जो फार्मूला प्राप्त हुआ है, ये फार्मूला आपको प्राप्त हुआ है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का फार्मूला हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा है। अगर कोई टीचर क्लासरूम में आपसे पूछता है कि निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब, ये आपका फार्मूला होता है। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझा है। अगला जो हमारा डेरिवेशन रहेगा वो आपका प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे, ठीक है। यानी ये फार्मूला हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें आपको इस वाले डेरिवेशन को समझाया जाएगा, यानी लेक्चर हमारा रहेगा 6, ठीक। आज की क्लास में, यानी हमारा जो आज की क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 5 के अंतर्गत हम लोगों ने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक था उसे हमने निकालना सीखा है। और जो हमारा जो लेक्चर 6 रहेगा उसमें हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला सिद्ध करेंगे। तो बेटा जाते जाते आपसे केवल इतना कहेंगे, अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस वर्ष कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल हमारे चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। तो कोई भी छात्र छूटे ना, इस वीडियो को उन छात्रों तक भी पहुँचाएँ जिससे कि उन्हें भी इन वीडियो को देख के काफ़ी उन्हें हेल्प मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।